हेलो स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर को अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए जाने का, उसको किस तरीके से विभिन्न लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला क्रिटिसाइजेशन किया गया है अमेंडमेंट प्रोसीजर के ऊपर। ये कहा गया है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए किसी भी स्पेशल बॉडी का कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कहा जाता है, जो कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम करती है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई भी ऐसी अलग से बॉडी बनाने का प्रोविज़न नहीं है। ये कहा गया है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, उसके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है। जैसे कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई जाती है जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा जाता है। स्टूडेंट, हमारे इंडिया में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो उसके लिए हमारे पास उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और इसके द्वारा ही जब डिसीज़न लिए जाते थे, जब लेजिस्लेटिव एक्शंस किए जाते थे, तो तब इसने एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस टाइम पे काम किया था। लेकिन अब जब क्या हुआ, हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इनेक्ट कर दिया गया कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 को। तो तब से हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास ही ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अलग से कोई इस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इंडिया में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, अलग से कोई भी बॉडी नहीं है। और स्टूडेंट, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना है तो उसकी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है, और सिर्फ कुछ केसेस में ही ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दी जाती है। नेक्स्ट क्रिटिक्स अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में किया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जाना है तो उसके लिए जो बिल को इंट्रोड्यूस करने का जो राइट है, जो इंट्रोड्यूस करने की पावर है, वो केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया में कोई भी बिल को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हो उसको इनिशिएट नहीं कर सकती है। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास लेकिन सिर्फ एक ही राइट है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसको वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के पास एक रिजोल्यूशन को पास कर सकती है, एक रिजोल्यूशन को ला सकती है जिसमें कि वो अब रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट से कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्रिएट करने के लिए, या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी स्टेट में उसको अबॉलिश करने के लिए। इस चीज़ का जो रिजोल्यूशन है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट में उसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक केस को छोड़कर, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ये चाहे कि क्या करना है, उसको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या फिर उसको अबॉलिशन करना है, तो उसके लिए वो रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट में पास कर सकती है। और स्टूडेंट, उस रिजोल्यूशन पर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन से रिलेटेड है या फिर उसके क्रिएशन से रिलेटेड है, तो उस पर पार्लियामेंट अपना अप्रूवल दे भी सकती है, उसको डिसअप्रूव
अप्रूव भी कर सकती है और इसके लिए वो चाहे तो जब तक उसकी इच्छा है तब तक उस मुद्दे को वैसे ही रहने दे सकती है या फिर उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, उसको अप्रूव कर सकती है, चाहे तो वो उसको डिसअप्रूव कर सकती है, या फिर पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कोई भी एक्शन ना ले। ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट की कंसर्न पर डिपेंड करता है। और अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल को इनिशिएट करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है, उसमें केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ही उसको इनिशिएट किया जा सकता है। या तो लोकसभा में उसको इनिशिएट किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी ऐसे बिल को वहाँ पर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है जो कि किससे रिलेटेड हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन सिर्फ एक केस में स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के पास एक रिजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट कर सकती है कि वहाँ पर अपने अपने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन के लिए वो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन को पास करके रिक्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी जो बिल है उसको इनिशिएट करने की परमिशन नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट करने की पावर नहीं दी गई है। उसके बाद जो इंडिया का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसके बारे में क्रिटिक्स करते हुए कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है उसको पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है, केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। या उसके लिए प्रोसीजर बताए गए हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है या फिर सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है। जबकि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ एक केस में ही वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन को पास कर सकती है जिसमें कि वो क्या कह सकती है कि अपने स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके क्रिएशन या अबॉलिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग किसी भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में इनिशिएट नहीं कर सकती है। और स्टूडेंट जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो अगर चाहें तो कुल अगर मान लीजिए कि जितने यूएसए में अगर टोटल स्टेट हैं तो उनमें से अगर 2/3 स्टेट जो हैं, 2/3 नंबर ऑफ स्टेट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसे कि कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर एक क्या है रिजोल्यूशन लेके जाते हैं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज करने के रिगार्डिंग। तो अगर उस रिजोल्यूशन को क्या है 3/4 स्टेट के द्वारा रिकग्निशन मिल जाती है, उनके द्वारा अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वहाँ की पार्लियामेंट में, यूएसए की पार्लियामेंट में स्टेट के द्वारा लाए गए उस लेजिस्लेशन को पास कर दिया जाता है, उस अमेंडमेंट को कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी यूएसए की बात कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर 2/3 ऑफ द स्टेट, अगर 2/3 ऑफ टोटल स्टेट वहाँ पर आते हैं, पार्लियामेंट में कोई रिजोल्यूशन लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिगार्डिंग, तो उसको सुना जाता है, उस पर प्रोसेस की जाती है। और अगर उसको क्या है उसको अगर 3/4 स्टेट की, ठीक है, अगर उसको 3/4 स्टेट की कंसेंट मिल जाती है यूएसए में तो वो एक्ट बन जाता है, वो लेजिस्लेशन बन जाता है, जैसा कि ये जो भी रिजोल्यूशन उनके द्वारा लाया जाता है। तो स्टूडेंट लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक ही केस है कि अगर स्टेट
स्टेट को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन कराना है या इनको अबॉलिशन कराना है, तो उसी बिल को रिजोल्यूशन के रूप में पार्लियामेंट में लाया जा सकता है और पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन के लिए या फिर उसके क्रिएशन के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, ये कहा गया है। और स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि यूएसए में ये रूल होता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 3/4 ऑफ द स्टेट की कंसेंट के बाद वो बिल पास होता है, ठीक है। 3/4 स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जाना है जो कि स्टेट से रिलेटेड है तो उसमें स्टेट का क्या है, 50% ऑफ द स्टेट की क्या मिलनी चाहिए, उनका रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। जबकि जो यूएसए में है, यूएसए में कितना है, यूएसए में है 3/4, ठीक है। 3/4 उनको वहाँ के स्टेट्स की कंसेंट मिलनी चाहिए, तब वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। स्टूडेंट, इसमें यही बताया गया है कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है उसको तो पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो स्पेशल मेजॉरिटी से रिलेटेड हो या फिर वो सिंपल मेजॉरिटी से रिलेटेड हो। और साथ ही ये कहा गया है कि कुछ केसेस में क्या होता है, सिर्फ कुछ केसेस ही ऐसे हैं जहाँ पर कि स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था, जब हमने अमेंडमेंट के मेथड पढ़े थे तो उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। उसमें आर्टिकल 368 के अंडर ही एक आता है मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और एक दूसरा आता है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो जो ये तीसरा वाला है जिसमें कि कंसेंट ऑफ द स्टेट्स की भी ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट उसमें इंडिया में क्या है, 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में 3/4, यूएसए में क्या है, 3/4 स्टेट की कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में 50% स्टेट्स की यानी आधे स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर टोटल स्टेट्स हैं तो उसमें से 50% स्टेट्स उस रिजोल्यूशन को पास करने चाहिए, तब वो लॉ बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है इंडिया के अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है जिसमें कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो अपना जो रेटिफिकेशन है उसको कब देंगे, इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बनाया गया है। जैसे मान लीजिए जो कि थर्ड टाइप का भी हमने पढ़ा था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के रेटिफिकेशन के लिए कोई टाइम फ्रेम सुनिश्चित नहीं किया गया है, कोई टाइम फ्रेम अलग से उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है कि स्टेट को इतने टाइम तक अपनी जो रेटिफिकेशन है, जो अपनी सहमति है या फिर अपना जो भी मत है वो देना ही देना होगा, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बनाया गया है, ठीक है। अगर वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो पार्लियामेंट से कोई अगर अमेंडमेंट बन रहा है तो वो उस लेजिस्लेचर को रिजेक्ट कर सकती है, और वो चाहे तो उसको रेटिफाई भी कर सकती है, और वो चाहे तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन नॉर्मली जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके द्वारा उसको रेटिफाई कर दिया जाता है, जो कि पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोविज़न आता है तो। लेकिन ये कहा गया है स्टूडेंट कि इसमें स्टेट के लिए कोई भी टाइम फ्रेम को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है जिसमें कि स्टेट के
स्टेट का कोई मैटर है तो उसमें भी क्या है, स्टेट के अगर स्टेट अभी 1-2 सालों में भी कोई कंसेंट नहीं देती है, तो अगर आज से 5 साल के बाद अगर स्टेट अपना कंसेंट देती है 50% ऑफ स्टेट, तो क्या होगा, तब वो बिल बन जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। जैसे ही उसको 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है, कोई भी टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं है। ये पूरी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी जल्दी रेटिफिकेशन उसमें देना चाहे, या फिर वो चाहे तो उसको उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर सकती है, या फिर उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है इंडिया के अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करते टाइम अगर जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है उनके बीच में डेडलॉक आ जाता है या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है या उनमें सहमति नहीं बन पाती है, तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। लेकिन स्टूडेंट, जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो ऑर्डिनरी बिल के केस में किया जाता है। अगर पार्लियामेंट में जो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर अगर किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है और उसमें क्या होता है, उसमें जो अपर हाउस या लोअर हाउस है उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसको समाप्त करने के लिए जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है जिसके थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो जो हमारी जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर हैं, उसमें टोटल मेंबर हैं 543, जबकि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं। अब आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा में सिर्फ 250 हैं और लोकसभा में तो वैसे ही 543 मेंबर्स हैं। अगर जॉइंट सिटिंग होगी और कंबाइंड वोटिंग की जाएगी किसी भी मैटर में, तो उसमें वोट की जो मेजॉरिटी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, लोकसभा की हो जाएगी। लोकसभा में कौन लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ऐसे लोग भी आए होंगे जो कि क्या हों, जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट में जिनकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होगी वही लॉ नॉर्मली ये होता है कि वो बिल पास हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे इसलिए इस प्रोविज़न को रोका गया ताकि अगर उसको क्या होगा, उसको राज्यसभा में अलग से पास होना होगा, लोकसभा में अलग से इस पर जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको उस बिल को अलग से पास होना होगा। इनमें कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं किया गया है। इससे स्टूडेंट इससे क्या होगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा से ये होगा कि वहाँ पर जो भी स्टेट्स का जो उनके हितों का जो संरक्षण है, जो स्टेट्स की जो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो बनी रहेगी, ठीक है। जो राज्यसभा है वहाँ पर क्या होते हैं, प्रत्येक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो इससे क्या होगा, किसी भी जो लोकसभा के ज़्यादा नंबर होने की वजह से कोई भी फैसला, कोई भी बिल क्या होगा, अफेक्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न किया जाता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर उसमें डेडलॉक होता है तो उस कंडीशन में भी पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। जॉइंट सिटिंग का मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर आपस में किसी मामले पर, उस मैटर पर वोटिंग करते हैं और उसके बाद जो डिसीज़न दिया जाता है वही सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में किसी भी प्रकार की कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाना है, उसके लिए अगर
डेडलॉक आता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो तब ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिक किया गया है अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में, उसमें कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की ही तरह है। मींस ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो क्या है, जो ऑर्डिनरी लॉज को बनाने की प्रोसेस है उसी की तरह है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी। सिर्फ बोला है कि इसमें सिर्फ एक स्पेशल मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है और पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास किए जाते हैं। इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स को ऐड किया जाना था। ये क्रिटिक्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा किए गए। उन्होंने कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं उसमें आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस को ऐड नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ इसमें एक स्पेशल मेजॉरिटी के टर्म को जोड़ा है और इसमें जो सारी प्रोसेसेस हैं वो किसकी तरह हैं, वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह हैं या फिर एक जो सिंपल किसी भी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह हैं जिसमें कि सामान्य नियम कानूनों को पास किया जाता है। उसी तरीके से आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस है ये भी है, लेकिन सिर्फ इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है जो कि है स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये कहा गया है कि इसमें इस प्रोविज़न को कुछ अलग बनाया जाना था, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है उसमें कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर हैं वो क्या हैं, वो काफ़ी स्केची हैं। इसका मीन्स ये है कि इसमें जो जुडिशरी है उसका इंटरप्शन काफ़ी बार हो जाता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर पास होता है तो उसके बाद उसको जुडिशरी में चैलेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जुडिशरी का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। स्टूडेंट, उसके बाद ये सब हमने क्रिटिक्स पढ़े, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ अदर ऐसे भी मेंबर्स थे जिन्होंने कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है उसको काफ़ी बेटर बताया। इसमें से थे के.सी. विहरे ने बताया कि जो इंडिया में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है, वो एक बैलेंस बनाता है, एक अच्छा बैलेंस बनाता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में। जैसा कि स्टूडेंट हमने पढ़ा था जब हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस 10th चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो एकदम से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही एकदम से ज़्यादा रिजिड है। और ये क्या है, दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो यही चीज़ इन्होंने जो के.सी. विहरे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है और रिजिडिटी है उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाता है। और स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको अच्छा बताते हुए, उसको बेटर बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके पक्ष में अपने व्यू पॉइंट दिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये कैसा है। अगर हम ये बोला उन्होंने कि वाइल वी वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एज सॉलिड एंड परमानेंट एज वी कैन मेक इट, देयर इज़ नो परमानेंस इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा कि हमने अपने जैसा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए जैसा कि हमने इसको बनाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परमानेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होनी चाहिए, एक सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट,
परमानेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो कि रिजिड है, जिसको चेंज किया जाना बहुत मुश्किल है और जो परमानेंट है, तो क्या होगा उस कंडीशन में। उन्होंने कहा कि यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ। तो आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, आप नेशन की ग्रोथ को समाप्त कर रहे हैं, नेशन की प्रगति को, राष्ट्र की प्रगति को रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि द ग्रोथ ऑफ ए लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल, ये कहा कि आप जो लोगों की जो आवश्यक और जो जीवन जीने योग्य जो ग्रोथ है, आप उसको रोक रहे हैं। उनके कहने का मीन्स ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस किए जाने चाहिए, जिससे कि जो नेशन की जो ग्रोथ है वो की जा सके। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी क्या है इनफैलिबिलिटी और फाइनलिटी की कोई भी सील नहीं लगाई है। उनके कहने का मतलब था कि हमने इसको लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इसको अमेंडमेंट करने के लिए फ्री रखा है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, इसको हमने फाइनल और सर्टेन नहीं बनाया है। ये कहा है कि जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी तो इसके लिए हमने इसमें फ्लेक्सिबल प्रोविज़न्स किए हैं कि इसमें लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो कनाडा की तरह काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ना तो उसकी तरह इतना ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न है, और ना ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह कॉम्प्लेक्स है। ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, इजी है और उसको हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ना तो ज़्यादा ही रिजिड है और ना ही ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट, उसके बाद केसी विहरे ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर को एडमायर करते हुए, इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में बताया कि दिस वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज़ वाइड बट रियरली फाउंड। उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, वाइज है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बट रेयरली फाउंड, और ये क्या है, ये बहुत मुश्किल से ही कहीं और पाई जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैरायटी इन द अमेंडिंग है, अमेंडिंग प्रोसेस है, इसका मीन्स ये है कि हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है, ये पावर होती है कि उसको सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और उसके लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनकी रेटिफिकेशन के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और इसी को क्या कहा गया है, वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस कहा गया है। कैसे कर सकते हैं, एक तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, और पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, और साथ ही जो पार्लियामेंट में जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके साथ ही जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनकी क्या होनी चाहिए, उनका रेटिफिकेशन के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो केसी विहरे ने इन्हीं सब वैरायटीज़ को बताते हुए कहा कि इन तरीक़ों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, और ये तरीका क्या है, काफ़ी रेयर है, कहीं किसी और अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये काफ़ी कम दिखाई देता है। और स्टूडेंट, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडिंग प्रोसीजर है उसके बारे में कहा कि द अमेंडिंग प्रोसेस हैज़
proved itself one of the most ably conceived aspect of the constitution। गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं कि जो इंडिया का जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो अपने आप में क्या है, सबसे मोस्ट एबली कंसीव्ड आस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या है, वो एक बहुत ही अच्छा, एक एबल, एक सुयोग्य मीन्स क्या है, एक कैपेबल आस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के डिफरेंट आस्पेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि इसमें बेसिकली 3 आस्पेक्ट्स दिए गए हैं। एक तो अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा है अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इन तीनों में बताया गया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा एबल है, अपने आप में कैपेबल आस्पेक्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अच्छा आस्पेक्ट है, बहुत अच्छा पहलू है। उसके बाद ये बताया गया, उन्होंने ही बताया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड, कहा कि हालांकि जो ये इंडिया का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है, इट इज़ मियरली डाइवर्स, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हमने ये समझा कि डिफरेंट क्या क्या क्रिटिक्स किए गए थे अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेकर इंडिया के। और स्टूडेंट, इसमें हमने समझा कि उसके बाद ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिफरेंट डिग्निटरीज थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.सी. विहरे, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और गॉडविन ऑस्टिन, इनके द्वारा बताया गया, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई गई कि जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एबल है, और वो क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सूटेबल है। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और स्टूडेंट इस लेक्चर के साथ ही आपका जो 10th चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर को, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट 11th चैप्टर के लिए स्टार्ट हो जाइए उसको पढ़ने के लिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।